Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to start a new chapter from your syllabus, that is chapter number 13, nuclei. Starting with its first topic. First of all, I'll be giving you the introduction. देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चल गया था कि किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है विच कैरीज ऑल द पॉजिटिव charge as well as mass of an atom. एंड वहाँ से हमें कुछ साइज डायमेंशंस के बारे में पता चला था. दैट साइज ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स एंड न्यूक्लियस का साइज का ऑर्डर क्या रहता है 10 रेज टू द पावर -15 मीटर्स. इन विच ईयर? इन 1911. अब हमने इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि ये जो न्यूक्लियस हमें पता चला, डिस्कवर हो गया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहते हैं, ये किन से बना होता है, प्लस इसका साइज क्या रहता है, इसकी डेंसिटी क्या रहती है. विल बी स्टार्टिंग ऑल दिस एंड विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग अबाउट द न्यूक्लियर फिनोमिना सच एज रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक. देखिए, सिंबल ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर. अब इस सिंबल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पूरे चैप्टर में हम इसके रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स यूज करेंगे. सपोज ये कोई भी एक्स एलिमेंट है यहाँ पर. अगर हम बात करें कार्बन 12 6, अभी जो रीसेंट डायमेंशंस हैं हम उसको किस वे में लिखते हैं? लाइक दिस. तो जो यहाँ पर x है वो यहाँ पर क्या रहता है? कार्बन रहता है. दिस 12 इज नोन एज A, दैट इज द मास नंबर, एंड दिस 6 इज नोन एज द एटॉमिक नंबर विच इज सिंबलाइज्ड बाय Z. सो बेसिकली हमें जो मास नंबर होता है इट टेल्स अस अबाउट न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. मास नंबर हमें क्या बताता है कि कितने न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, इनको कंबाइन हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन. इन सारे टर्म्स के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए, मास नंबर ए सिंबलाइज हमें करता है कि कितने न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का सम हमारे पास प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के बीच में. सपोज यहाँ पे मैं कार्बन ले रही हूँ तो 12 यहाँ पे सिंबलाइज क्या कर रहा है? मास नंबर ऑफ द कार्बन, एंड द 6 इज सिंबलाइजिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन विच टेल्स अस अबाउट द चार्ज. दैट इज बेसिकली जो Z होता है हमें बताता है प्रोटॉन का नंबर, कि कितने प्रोटॉन्स हैं, एंड हर एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1. तो हमें ओवरऑल क्या पता चलता है कि टोटल चार्ज कितना है. राइट. सो दिस वाज अ सिंबल. मूविंग फॉरवर्ड. Atomic masses. Atomic masses क्या होते हैं? The unit in which atomic and nuclear masses are measured is called atomic masses, which is symbolized by A.M.U. यानी कि आप इसको बोलते हैं AMU. अब देखिए, आप अपना वेट किस में मेजर करते हैं? केजीज में मेजर करते हैं. किसी का 50 kg, किसी का 60 kg, लाइक दिस. एंड जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई हैं उनका वेट किस टर्म्स में मेजर होता है? AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. तो हमारे लिए रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि kg एंड AMU के बीच में क्या रिलेशन रहता है. डेफिनेशन क्या कहती है AMU की? दैट 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12. इसके बीच में हम इसकी मास की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है दैट 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg. कैसे आया ये? देखिए, इस नंबर के बारे में तो सुना होगा आपने, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. दिस इज बेसिकली व्हाट? एवोगैड्रोस नंबर. मतलब इतने नंबर के एटम्स प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं इसकी बात करूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, राइट. अगर मुझे 1 एटम का वेट निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ग्राम्स. लाइक दिस. यूनिटरी मेथड लगाया है सिंपली.
अब इसकी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, दैट इज द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज 12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1/12। 12 से 12 कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 1/6.023 इंटू 10⁻23। इसका आंसर आता है आपके पास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड kg। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में इसमें मास गिवन होता है, AMU के टर्म्स में लिखना होता है, लाइक सो ऑन, या फिर AMU में पता होगा आपको kgs में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है दैट 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रहता है, एक यूनिट है हमारे पास एनर्जी का, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जितनी एनर्जी गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन जब उसको एक्सेलरेट किया जाता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है 1 वोल्ट का एंड वो एक्सेलरेट करता है, तो उसके केस में हम क्या बोलते हैं कि उसने एनर्जी कितनी गेन की है, इट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ये फॉर्मूला हमें पता है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, एंड हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू निकलती है दैट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। एंड अगर हम हायर एनर्जी यूनिट की बात करें, MeVs की बात करें, तो 1 MeV इज इक्वल्स टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास 1 MeV की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। ये मैंने क्यों यहाँ पे डिफाइन कराया है, बिकॉज हम एक रिलेशनशिप याद करने वाले हैं आज से, दैट 1 AMU इज इक्वल्स टू 931 MeV। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, दैट इज 1 AMU इज इक्वल्स टू 931 MeV and 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻⁻27 kg. These two relations are very important. So starting with the topic that is composition of nucleus. देखिए अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि वो न्यूक्लियस के बीच में क्या क्या है ये जानना। अब उस टाइम पर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो जो सबसे पहली हाइपोथेसिस आई दैट वाज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। बहुत सारी हाइपोथेसिस आई थी, जो उसमें से 2 सबसे पॉपुलर हाइपोथेसिस है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हाइपोथेसिस दैट इज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली क्या था, दिस हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्ड इन 1930 to account for the emission of alpha and beta particles from the nuclei of radioactive elements। अब जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स थे उनमें से क्या निकल रहा था, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स निकल रहे थे। तो उनकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस आई। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बोला गया दैट न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास, सपोज अगर ये कोई न्यूक्लियस है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस ये माना गया कि न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास प्रोटॉन्स हैं प्लस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन दैट न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज उसको क्या एक्सप्लेन करना था, अल्फा बीटा पार्टिकल्स की एमिशन को एक्सप्लेन करना था। एंड आगे हम पढ़ेंगे दैट बीटा पार्टिकल्स आर बेसिकली व्हाट, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे हमारे पास, क्या पता किया गया कि अगर ये निकल रहे हैं फ्रॉम अ न्यूक्लियाई, तो हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियाई के बीच में से ही आए होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस माना गया कि अगर कोई भी एटम है जिसका मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, तो उसमें माना गया कि उसके बीच में A प्रोटॉन्स हैं एंड A-Z क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड हमें पता है कि एटम न्यूट्रल होता है, तो अगर A प्रोटॉन्स हैं एंड A-Z इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या माना गया कि जो Z इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे होंगे,
रोटेट कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि हमें टोटल चार्ज कंजर्व करना था। देखिए अगर मैं मान लेती हूँ A इज इक्वल्स टू 4 एंड Z इज इक्वल्स टू 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हुए? A दैट इज 4 प्रोटॉन्स हुए हमारे पास, एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास A माइनस Z इलेक्ट्रॉन्स हुए, यानी कि A माइनस Z यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव, एंड हमें पता है एटम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ी। बेसिकली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इक्वल टू द Z नंबर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या माना गया कि न्यूक्लियस के बीच में A नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, A माइनस Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इस न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं दे आर Z इन नंबर अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। अभी तक जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस दिया गया था उस टाइम पर न्यूट्रॉन इन्वेंट नहीं हुआ था। सो इसके कुछ ड्रॉबैक्स रहे थे, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। Problems in proton electron hypothesis। देखिए इफ इलेक्ट्रॉन इज assumed to be inside a nucleus, अगर ये मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड पड़ा है न्यूक्लियस के, then according to the हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में हमने पढ़ा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में इन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनर्जी इज 20 to 200 MeV, बट द एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ 2 to 3 MeV। अब उसने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होते हमारे पास न्यूक्लियस में तो उनकी जो एनर्जी आनी चाहिए थी वो कुछ इस रेंज की आनी चाहिए थी, दैट इज 20 to 200 MeV। बट जो हमारे पास बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे थे उनकी एनर्जी कितनी आ रही थी हमारे पास? दे वर 2 to 3 MeV। तो इसीलिए हमें पता चला दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम थी। द सेकेंड प्रॉब्लम वाज दे ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई एंड ये कंफर्म कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद डिस्कवरी हुई एक न्यू पार्टिकल की विच इज नोन एज न्यूट्रॉन। देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन द ईयर 1932। किस ईयर में डिस्कवरी हुई थी? 1932 बाय चैडविक। He observed emission of neutral radiations when beryllium nuclei were bombarded with the alpha particle। जब बेरिलियम न्यूक्लियाई को बोम्बार्ड किया गया अल्फा पार्टिकल से तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ न्यूट्रल रेडिएशंस निकल रही हैं। उस टाइम पर न्यूट्रल रेडिएशंस जो हमें पता थी दैट वर ओनली फोटोन्स, राइट। सो पहला हमारे दिमाग में क्या आया कि जो न्यूट्रल रेडिएशंस निकल रही हैं वो फोटोन की रेडिएशंस होनी चाहिए। So it was found that this neutral radiations could knock out protons from light nuclei such as those of helium, carbon and nitrogen। अब इन neutral radiations की प्रॉपर्टी के बारे में देखा गया कि ये जो होती हैं ये नॉकआउट कर सकती हैं प्रोटॉन्स को from light nuclei such as helium, carbon and nitrogen। मतलब ये neutral radiations को अगर हम बॉम्बार्ड करवाते हैं विद लाइट न्यूक्लियाई लाइक कार्बन, हीलियम एटसेट्रा, तो इनमें इतनी पावर थी कि ये प्रोटॉन को किसमें से, लाइट न्यूक्लियाई में से नॉकआउट कर सकें। उसके बाद इनके बारे में और पढ़ा गया। देखिए द ओनली न्यूट्रल रेडिएशन एट दैट टाइम वाज ऑफ फोटॉन्स। उसके बाद अप्लाई किए गए कुछ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम एंड उससे पता चल गया कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशंस यहाँ पे हमें मिल रही हैं दैट आर नॉट ऑफ फोटोन्स। किस तरह पता चला? जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम अप्लाई किए उन रेडिएशंस पे। तो उसके बाद चैडविक ने इस पजल को सॉल्व किया बाय अज्यूमिंग दैट दीज न्यूट्रल रेडिएशंस कंसिस्टेड ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल विच आर नोन एज न्यूट्रॉन्स। हमारे पास एक न्यू इन्वेंशन हो गई पार्टिकल की विच वॉज नोन एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है बेसिकली? देखिए न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल कैरिंग नो चार्ज and have mass roughly equal to the mass of proton।
इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। आई रिपीट इट अगेन, न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता एंड इसका मास रफली इक्वल होता है टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। नेक्स्ट हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास एक न्यू हाइपोथेसिस आई, दैट वाज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। This hypothesis was put forward by Heisenberg after the discovery of neutron by Chadwick. ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? हेजनबर्ग ने दी थी। कब दी थी? जब चैडविक ने इन्वेंशन कर दी थी न्यूट्रॉन की। सो अकॉर्डिंग टू दिस, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ मास नंबर A and atomic number Z contains Z protons and A minus Z neutrons. अब देखिए, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास Z अगर अटोमिक नंबर है, A अगर मास नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? A माइनस Z. As every atom is electrically neutral, therefore number of outside electrons must be equal to Z, that is equal to the number of protons. अब हमें पता है that protons carry a positive charge, but हमें पता है that neutrons carry no charge. तो अब इस एटम को न्यूट्रल करने के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम ले रहे हैं, इफ वी आर टेकिंग Z प्रोटॉन्स, तो उसके इक्वल ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, एटम पे टोटल चार्ज 0 होता है। तो अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिए हमने, तो हमें Z नंबर ही इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़े। एंड न्यूट्रॉन्स क्या डिफाइन किए? A माइनस Z, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो दिस वाज द प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन क्या रहती है? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है? अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन बी रिगार्डेड एज अ टू डिफरेंट चार्ज स्टेट्स ऑफ अ सेम पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियॉन। सिंपली अगर हम कॉइन को देखते हैं, एक साइड हेड है, एक साइड टेल है, बट है तो वो कॉइन ही। सिमिलरली जो यहाँ पर हेड है उसको आप मान लीजिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मान लीजिए टेल, and coin here is referred to as a nucleon, right? So basically हमारे पास क्या आया? That a proton and neutron can be regarded as two different charge states of a same particle called as nucleon. Atomic number क्या रहता है? Atomic number of an element is the number of protons present inside the nucleus of an atom of the element. Atomic number basically क्या बताता है हमें? कि कितने protons हैं हमारे पास इनसाइड अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट के एटम के बीच में हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसके न्यूक्लियस में, वो हमें कौन बताता है? एटॉमिक नंबर। इसको आप ऐसे याद रखिए, एलिमेंट के बीच में एटम, एटम के बीच में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स, and protons are symbolized by Z, which is known as the atomic number. So it is also equal to the number of electrons revolving in the various orbits around the nucleus of an atom and it has a symbol of Z. अब इतने प्रोटॉन्स हैं तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बिकॉज ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? हमारे पास 0 होना चाहिए, एटम न्यूट्रल होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए एटम में, एंड हम बोलते हैं कि इसका सिंबल क्या रहता है? Z. नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एंड इट हैज अ सिंबल ऑफ A. हमें मास नंबर क्या बताता है? कि टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं हमारे पास inside a atomic nucleus, and इसका सिंबल क्या रहता है? A. So thus in an atom, अगर हम एक एटम की बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियॉन्स होंगे इसमें A। न्यूक्लियॉन्स बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो मास नंबर होता है वो हमें न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताता है। तो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल बी A एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी A माइनस Z। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? A माइनस Z।
इन सिंबल्स को आप याद रख लीजिए कि प्रोटॉन्स Z होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स Z होते हैं, हमारे पास न्यूक्लियॉन्स A होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं A-Z. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज आइसोटोप्स. आइसोटोप्स आर वेरिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट्स. अब देखिए हमारे पास ये क्या होते हैं आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है. एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है बेसिकली, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिनमें प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम हो बट उनका जो एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट हो. अब देखिए हमने ये सिंबल पढ़ा था XAZ, Z सबका सेम होना चाहिए बट A सबका क्या होना चाहिए, डिफरेंट. ए बेसिकली यहाँ पे क्या रहता था, मास नंबर रहता था. यहाँ पर बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक वेट की. एटॉमिक वेट एंड मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको आगे बताऊंगी. जब हम आगे आने वाली वीडियोस में पैकिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. बेसिकली जो ए होता है मास नंबर, दिस इज द होल नंबर, यानी कि आप बात करिए 2, 12, 16 लाइक दिस होल नंबर्स होते हैं. एटॉमिक वेट्स ज़रूरी नहीं होता होल नंबर्स ही हो, होल नंबर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, राइट. सो जिन एलिमेंट्स में हमारे पास Z एटॉमिक नंबर सेम रहे बट उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट रहे, तो इन एलिमेंट्स को मैं ओवरऑल क्या बोलती हूँ, दे आर नोन एज आइसोटोप्स. सो दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है. हाउएवर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफर कर सकती हैं, राइट. 3 आइसोटोप्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. आप देख सकते हैं इनमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो तीनों में हमारे पास 1, 1, 1 एटॉमिक नंबर है, बट मास नंबर इनका वेरी कर रहा है. प्रोटियम में हमारे पास मास नंबर 1 रहता है, ड्यूटेरियम में 2 एंड ट्राइटियम में 3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक वेट. अब इसके केस में क्या होता है, एटॉमिक वेट सेम होता है. एटॉमिक वेट क्या हमें बताता है, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट. बट इसके केस में डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर. अगर मैं सिंबल के थ्रू बात करूं AZ, तो Z इसके केस में डिफरेंट होगा बट A इसके केस में सेम होगा, लाइक दिस. सो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर वाइडली डिफरेंट, they are widely different. It is opposite to the case of isotopes. Isotopes के केस में ऐसा नहीं होता था. देखिए however the physical properties may be identical. Example की बात करें हम तो इसमें कैल्शियम एंड आर्गन देख सकते हैं आप, इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है. एटॉमिक वेट जो है वो सेम है, दैट इज 40-40. बट अगर मैं Z की बात करूं तो इसमें 20 है एंड इसमें 18 होता है. मतलब इसके केस में जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट इज सोडियम एंड नियॉन का केस अगर हम ले तो उसके केस में भी आप देख सकते हैं जो A की वैल्यू है वो सेम रहती है बट Z डिफर्स. इसके केस में 11 होता है एंड इसके केस में 10. नेक्स्ट इज आइसोटोन्स. आइसोटोन्स क्या होते हैं, दे आर द न्यूक्लियाइड्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब दिस इज अ डिफरेंट डेफिनेशन. इसके केस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जिनमें, उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स. न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, A-Z. तो अगर हम इन दोनों की बात करें दैट इज क्लोरीन एंड पोटेशियम, इसके केस में हम A-Z कर रहे हैं, यानी कि 37 - 17 करें तो हमें 20 मिलता है. 20 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एंड इसके केस में पोटेशियम के केस में अगर हम फाइंड करें 39 - 19 दैट इज इक्वल्स टू 20. दैट इज दे बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दे आर रेफर्ड टू एज आइसोटोन्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. देखिए अब हम फाइंड करने जा रहे हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस. हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया. न्यूक्लियस किस चीज़ का बना होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का बना होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. हमने सब पता कर लिया. अब हमें पता करना है कि साइज कितना होता है उस न्यूक्लियस का. अब देखिए एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स शो दैट वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर दैट इज A. एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ने क्या बताया कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है
A के, which is the mass number. If R is the radius of nucleus assumed to be spherical, then its volume is. यानी कि अगर हम मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस क्या है r, तो हमें क्या पता चला कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के. दिस इज बेसिकली वॉल्यूम. अगर हम इन कॉन्स्टेंट्स की बात ना करें, दैट इज 4π/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू द पावर 1/3. कैसे? अगर मैं यहाँ पर भी इसका क्यूब रूट ले लूँ एंड इस साइड भी क्या ले लूँ, क्यूब रूट, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, देन r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a 1/3. एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज r0, एंड इसकी वैल्यू रहती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, या आप बोल लीजिए इट इज 1.2 फर्मी. 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर्स. ये जो r0 की वैल्यू होती है ये भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके कैलकुलेट की गई है. हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू ले लेते हैं 1.2 फर्मी, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 1.2 टू 1.6. इन हायर स्टडीज यू विल गेट टू नो दिस, बट यहाँ पर हम मानकर चलते हैं दैट r0 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स. अब आप देख के बताइए कि जो ये r का फॉर्मूला आ रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन ए, दैट इज द मास नंबर. तो अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट की बात करूं तो उनके डिफरेंट मासेस होंगे, तो उनके डिफरेंट रेडियस होंगे, यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, न्यूक्लियर डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियर मैटर इज द रेशियो ऑफ अ मास ऑफ अ न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम. बेसिकली न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, मास क्या पता चला हमें, दैट इज m इंटू ए. यहाँ पे क्या रहता है, मास नंबर. वॉल्यूम क्या हुआ, 4/3 पाई r0 का क्यूब. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है डेंसिटी का, इट इज 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं तो उसके केस में जो हमारे पास डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, एंड इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब. हमारे पास हमेशा ये क्या रहेगी, कांस्टेंट. दैट इज इट इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स. इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश. हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS.